नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप सिंह प्रतिज्ञा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, और आज अपन लोग कवर करने वाले हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट 6। इसके पहले मैंने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के 5 क्लासें बना चुकी हैं जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर डली हुई हैं। यदि आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो इसके जो 5 पार्ट हैं उनको आप लोग पुराने भी जो वीडियो हैं उनमें देखिए, ठीक है ना। इसके बाद आपको ये ज़्यादा कवर होगा। ठीक, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और किसी प्रकार से डाउट होता है तो उसे कमेंट करिएगा, ठीक है ना। तो बातें आप लोग टॉपिक की ओर। तो आज मैं आप लोगों को पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित कुछ शब्दावलियों के बारे में कवर करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो जो भी प्रमुख शब्दावलियां हैं जो कि आपके सिलेबस से थोड़ा सा बिलोंग के आउट ऑफ होती हैं उनको आप लोग देखिए। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं बात करता हूँ निके क्या है। निके क्या है याद रखिएगा। निके क्या कहलाता है समझिएगा। किसी प्रजाति का मिलने का स्थान, मतलब ऐसी कोई प्रजाति जहां वह प्रजाति मिलती हो तथा उस पारिस्थितिक तंत्र में उस जीव की क्रियात्मक भूमिका। सीधी सीधी बात यह समझना है कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो कोई ऐसी प्रजाति, कोई एक विशेष प्रजाति, तो वह प्रजाति जहां भी मिलेगी और उस स्थान पर वह अपनी क्रियात्मकों को करेगा, अपने कार्यों को करेगा, है ना। तो उस ही क्षेत्र को, उस ही स्थान को आप लोग क्या बोलते हैं? निके बोलते हैं। जैसे मैं बात करूंगा कोई XYZ कोई भी प्रजाति है वह इस क्षेत्र के अंदर पाया जाता है और इन्हीं क्षेत्र के अंदर वह अपने क्रियात्मकों को करता है। अपने क्रियात्मक, जो उस जीव की जो क्रियात्मक भूमिका है, जो कार्य करने की जो भूमिका है इस क्षेत्र में ही होगी और ये यहीं पाया जाएगा। इस स्थान को आप लोग क्या बोलते हैं? निके। क्या बोलते हैं? निके। और यहां से एक बात आप लोग को याद रखना है, नोट डाल के याद रखना है कि दो प्रजातियों का, नोट डाल लीजिए और लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो प्रजातियों का निके एक जैसा कभी नहीं हो सकता है। मतलब कोई दो भिन्न प्रजाति हैं, उन प्रजातियों का निके मतलब क्या कहलाएगा? ऐसा स्थान जहां कोई प्रजाति स्थान में मतलब रहती हो, जिस स्थान पर कोई प्रजाति रहती हो और उसी स्थान पर अपनी वो जीव क्रियात्मक करता हो, उस स्थान को आप लोग क्या बोलते हैं? निके बोलते हैं। और निके कभी भी दो प्रजाति की एक नहीं हो सकती। ठीक, इतनी समझ में आया। दूसरा शब्द वाला है यहाँ आप लोग को आवास मिलेगा, इसे बोलते हैं आप लोग हैबिटेट। क्या बोलते हैं? हैबिटेट। मैं एक बात आप लोग को बता दूं, हैबिटेट और होम रेंज में बहुत अंतर होता है, उसके बारे में समझाता हूं आप लोग को। सबसे पहले आवास स्थल क्या है, हैबिटेट क्या है। तो याद रखना, जहां कोई प्रजाति आराम करती है, जहां कोई प्रजाति केवल आराम करती है, उसे आप लोग क्या बोल देते हैं? हैबिटेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हैबिटेट। याद रखिएगा, ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लोग इसे जनरली एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। हैबिटेट और होम रेंज में दोनों में अंतर है। तो याद रखना, जहां कोई प्रजाति केवल आराम करती है उसे आप लोग क्या बोल देते हैं? हैबिटेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हैबिटेट। ठीक है ना। लेकिन जब मैं बात करूंगा होम रेंज की, कि होम रेंज क्या है, तो जिस क्षेत्र तक कोई प्रजाति अपना भोजन प्राप्त कर लेती है, उस क्षेत्र को आप लोग क्या बोल देते हैं? होम रेंज। दोनों में अंतर मिला। ऐसा क्षेत्र जहां केवल प्रजाति आराम करेगी उसे हैबिटेट बोल देंगे। लेकिन ऐसा क्षेत्र जहां वो आराम तो करेगा लेकिन आराम के साथ साथ उस क्षेत्र में उसे भोजन की प्राप्ति हो सकती है, उसे आप लोग क्या बोल देते हैं? होम रेंज बोल देते हैं। बात समझ में आई? समझ में एग्जाम्पल में नहीं आया तो कोई बात नहीं, समझिएगा। आवास स्थल, जैसे मैं बात करूंगा शेर की, तो शेर कहाँ होता है? तो आप लोग को पता है गुफा। क्या होता है? गुफा। क्या होता है? गुफा होता है। ठीक है ना। शेर कहाँ रहता है? गुफा में।
अब आपको पता है शेर गुफा में रहता है तो ये क्या है, उसका आवास स्थल। क्यों? क्योंकि शेर कहाँ आराम करता है, तो शेर गुफा में आराम करता है, गुफे में रहता है। लेकिन जब मैं बात करूंगा होम रेंज की, तो होम रेंज में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो शेर है, शेर जिस क्षेत्र तक वह अपने भोजन की प्राप्ति को कर सकता है, भोजन की प्राप्ति कर सकता है, उस क्षेत्र को आप लोग क्या बोलेंगे, होम रेंज बोलेंगे। तो ये दो प्रमुख शब्दावली थी, एक थी नीके और दूसरी थी आवास स्थल। अब मैं बात कर रहा हूं, अब हम बात करते हैं तीसरे शब्दावली की, जिसको आप लोग बोल सकते हैं परिसीमा। क्या बोल सकते हैं, परिसीमा या टेरिटरी। क्या बोल सकते हैं, टेरिटरी, ठीक है ना, परिसीमा या टेरिटरी। अब समझिएगा ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो मैंने आप लोग को पहले, इसके पहले दो चीजें बता चुका है। पहला मैंने आप लोग को हैबिटेट बताया है, मतलब हैबिटेट मतलब क्या होगा, आवास स्थल होगा, ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को होम रेंज बताया है, और उसी क्रमबद्ध में जो तीसरी क्रमबद्ध जो आती है वह आती है टेरिटरी या परिसीमा की। तो पहले आप लोग परिसीमा की बात करते हैं कि परिसीमा होता क्या है। तो समझिएगा, सबसे बड़ा वह स्थान, सबसे बड़ा वह स्थान जहां, जो जीव द्वारा घोषित किया जाता है, जो जीव द्वारा घोषित किया जाता है, जिसे आप लोग क्या बोल देते हैं, टेरिटरी या परिसीमा बोल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा। सबसे पहले मैंने आप लोग को हैबिटेट के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, हैबिटेट के बारे में बताया। हैबिटेट होता है, और हैबिटेट के बाद मैंने आप लोग को होम रेंज के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, होम रेंज, ठीक है ना। हैबिटेट के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो हैबिटेट होता है, जो आवास स्थल होता है, जहां कोई प्रजाति, जहां कोई प्रजाति आराम करती है, जहां कोई प्रजाति आराम करती है, उसे आप लोग क्या बोल देते हैं, हैबिटेट बोल देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद मैंने आप लोगों को होम रेंज के बारे में बताया था कि होम रेंज क्या होता है, होम रेंज क्या होता है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि होम रेंज क्या है। तो होम रेंज वह स्थान कहलाएगा जहां कोई प्रजाति अपना भोजन प्राप्त कर सकता है, जहां कोई प्रजाति अपनी भोजन की प्राप्ति कर सकता है, उसे आप लोग क्या बोलते हैं, होम रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होम रेंज बोलते हैं। और अब मैं जो तीसरी बात कर रहा, परिसीमा की, किसकी बात कर रहा मैं, परिसीमा की। तो तीसरा कहलाता है टेरिटरी। क्या कहलाता है, टेरिटरी, मतलब कि परिसीमा। अब परिसीमा किसे कहते हैं, तो सबसे बात यहां लिखी हुई, सबसे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, सबसे बड़ा वह स्थान जो जीव द्वारा घोषित किया जाता है, जो जीव द्वारा घोषित किया जाता है, उसे आप लोग क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, परिसीमा बोल देते हैं। हैबिटेट, हैबिटेट में केवल क्या होता है, आराम हो सकता है। दूसरा होम रेंज, होम रेंज में क्या हो सकता है, होम रेंज में भोजन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन जो टेरिटरी होता है, ये जीवों के द्वारा घोषित किया जाता है। जीव के द्वारा किस प्रकार से घोषित किया जा सकता है, तो कोई प्रजाति इस क्षेत्र में आकर विभिन्न प्रकार के रसायन छोड़ते हैं, फेरोमोन्स छोड़ते हैं, फिरोमोन्स याद रखना है, क्या छोड़ते हैं, फिरोमोन्स, ठीक है ना, फिरोमोन्स छोड़ते हैं। फिरोमोन्स क्या होता है, तो फिरोमोन्स एक विशेष प्रकार के रसायन होते हैं। क्या होते हैं, रसायन, ठीक है ना। कैसे रसायन, ये जो आपका फिरोमोन्स के कारण टेरिटरी बनता है, फिरोमोन्स के कारण ही आपका क्या होता है, परिसीमा। तो आप समझिए किस प्रकार से, जैसे कोई विशेष प्रजाति की बात करूंगा, जैसे मैं बात कर रहा बाघ की बात कर रहा, तो बाघ क्या होता है, स्वाभाविक रूप से मैं बात करूंगा तो बाघ जहां आराम करेगा उसे आप लोग क्या बोल देंगे, हैबिटेट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, हैबिटेट बोल देंगे। लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है कि जहां बाघ आराम करेगा वहां उसे भोजन की प्राप्ति ही होगी, है ना। तो जहां तक बाघ को भोजन की प्राप्ति हो जाएगी उसे आप लोग क्या बोल देंगे, होम रेंज। क्या बोल देंगे, होम रेंज। इसके बावजूद भी आपको पता है बाघ अन्य क्षेत्रों पर जाएगा, है ना, बाघ अन्य क्षेत्रों पर जाएगा। बाघ एक प्रजाति है, तो होता क्या है, बाघ
बाघ क्या होता है, जब अपना मल त्याग करता है तो वह क्या कहलाएंगे, फिरोमोन्स कहलाएंगे। वो विशेष प्रकार के रसायन होते हैं, है ना। तो इन क्षेत्रों में बाघ भ्रमण करेगा और इन क्षेत्रों पर ही, परिसीमा वाले क्षेत्र में ही बाघ अपने मल को त्याग करेगा, है ना। और उसके मल में विशेष प्रकार के रसायन होंगे जो फिरोमोन्स कहलाएंगे, ठीक है ना। तो अब आप ये देखेंगे कि ये जो फिरोमोन्स, ये जो मल बाघ का यहाँ है, तो जब कोई दूसरी प्रजाति का जानवर इधर आएगा, जब कोई दूसरी प्रजाति का जानवर इस क्षेत्र में आएगा, इस परिसीमा के अंतर्गत आएगा, तो उस जानवर को इस फिरोमोन्स के कारण यह पता चलेगा कि ये जो क्षेत्र है वो किसका है, बाघ का है। किसका है, बाघ का है। ये कहलाता है आपका परिसीमा। इसी प्रकार से बात करता हूं मैं डॉग की, कुत्ते की बात करता हूं, तो आप कभी भी देखिएगा, जो कुत्ते बोलते हैं ना, कुत्ते का एक क्या होता है, एरिया होता है, कुत्ते का एरिया होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुत्ते के साथ साथ बाघ का भी एक एरिया होता है, शेर का भी एक एरिया होता है, केवल कुत्ते बस का एरिया नहीं होता है, ठीक है ना। किस प्रकार से मैंने आप लोग को बताया। तो हूबहू इसी प्रकार से आप कुत्ते से भी समझ सकते हैं कि जो कुत्ता जो मूत्र त्याग करता है वह किसी दूसरे कुत्ते के परिसीमा क्षेत्र में नहीं करता, मतलब कि दूसरे कुत्ते के एरिया में नहीं करता। अब उसको कैसे पता चलेगा कि इस एरिया के अंतर्गत कोई दूसरा कुत्ता है, तो वो पता चलता है फिरोमोन्स से। यदि उसे पता चलेगा कि यहाँ फिरोमोन्स किसी दूसरे कुत्ते का है ना, दूसरे कुत्ते का एरिया है, तो वह यहाँ मूत्र त्याग नहीं करेगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, परिसीमा। तो ये मल के द्वारा हो सकता है या फिर किसी प्रकार से रसायन हो सकते हैं। आप देखेंगे कि जो आपका तेंदुआ होता है, तेंदुआ जब मॉर्निंग में उठता है तो वह पेड़ों की छालों पर अपने जो उसके जो तलवे होते हैं, तलवों को ये घर्षण करता है, तो वह भी एक प्रकार से फिरोमोन्स का काम करेगा। जब कोई वहां दूसरा तेंदुआ आएगा या फिर कोई दूसरा प्रजाति का जानवर आएगा, तो वह उस फिरोमोन्स, उस चिन्ह के द्वारा उसे पता चलेगा कि यहाँ की जो परिसीमा है किसी अन्य जीव की होती है। तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो परिसीमा है तो जानवर के द्वारा ही जो जीव के द्वारा ही घोषित किया गया एक स्थान है ना, जिसमें फिरोमोन्स के कारण घोषित किया जाता है। ठीक, ये कहलाता है आपका क्या, परिसीमा, ठीक है ना। अब आप लोग बात करते हैं, नेक्स्ट शब्दावली की बात करते हैं। वह शब्दावली है आपका इकोटोन। क्या है, इकोटोन। तो नेक्स्ट शब्दावली देखिएगा, इकोटोन की बात करते हैं, तो लिख लीजिएगा इकोटोन, ठीक है ना। तो समझना है कि इकोटोन क्या कहलाता है। तो पहले आप लोग डिफिनेशन लिखते हैं, डिफिनेशन के बाद मैं इसको आप लोग को उदाहरण के तौर पर समझा दूंगा, इजी भाषा में आप लोग को समझा दूंगा। तो लिख लीजिएगा इकोटोन क्या है, तो लिख लीजिए दो या दो से अधिक परितंत्रों के संक्रमण क्षेत्र को, दो या दो से अधिक परितंत्रों के संक्रमण क्षेत्र को क्या बोलते हैं अपन लोग, इकोटोन बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, इकोटोन बोलते हैं। मतलब ये समझना है, दो या दो से अधिक पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र की बात करूंगा मैं, जब ये दोनों का जो संक्रमण क्षेत्र, संक्रमण मतलब दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है, उसे क्या बोलते हैं, इकोटोन। समझिएगा, जैसे बात कर रहा, ये जली स्थली तंत्र है। जली तंत्र कैसा है, जली तंत्र है। और ये क्या है आपका, स्थली तंत्र है। क्या है ना, ये स्थल वाला पार्ट है। कैसा वाला पार्ट है, ये स्थल वाला पार्ट है। और ये कैसा पार्ट है, ये आपका कैसा है, जल वाला पार्ट है, ठीक है ना। लेकिन जब बात करेंगे यहाँ की, जब मैं बात करूंगा इस क्षेत्र की, ये जो क्षेत्र कहलाएगा, ये स्थल और जल
दोनों का संक्रमण क्षेत्र कहलाएगा, दोनों का संक्रमण क्षेत्र कहलाएगा। इसी क्षेत्र को आप लोग बोल देते हैं इकोटोन। क्या बोल देते हैं? इकोटोन बोल देते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई बात? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करूंगा, जैसे एग्जाम्पल तो बात करूं मैं, ज्वारी वन जो पाए जाते हैं, ज्वारी या डेल्टा, जैसे मानता हूं मैं डेल्टा, जो डेल्टा होता है, डेल्टा क्या होता है? तो डेल्टा एक प्रकार का इकोटोन ही है ना। डेल्टा क्या है? एक प्रकार का इकोटोन ही है। क्यों? क्योंकि जो स्थल, जो नदियों के द्वारा जो अपक्षेप लाया जाता है, स्थल का जो अपक्षेप लाया जाता है और जल के द्वारा मिलाया जाता है, जल में स्थल का अपक्षेप मिलता है, तो यहाँ एक विशेष प्रकार की संरचना प्राप्त होती है। एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग? डेल्टा बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा एक प्रकार का इकोटोन है। अब यहां से इकोटोन की एक विशेषता याद रखिएगा, जिन क्षेत्रों पर भी इकोटोन पाया जाएगा वहां की जैव विविधता अधिक होती है। वहां क्या होता है? जैव विविधता अधिक होता है। ठीक है ना? जैव विविधता क्या होता है? अधिक होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। जहां भी इकोटोन जहां भी इकोटोन पाया जाएगा वहां की जैव विविधता अधिक होगी। ठीक, तो ये था आपका क्या? इकोटोन। ये भी एक प्रमुख शब्दावली होती है। ठीक है ना? अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट शब्दावली की। अब मैं नेक्स्ट शब्दावली की बात करता हूं मैं, बायो। अब जो नेक्स्ट आप लोग शब्दावली देखेंगे, और शब्दावली देखने के पहले मैं कुछ चीजें आप लोग को और क्लियर कर दूं कि जो जीवन का स्तर होता है वो किस प्रकार से होता है। जो जीवन का स्तर होता है वो किस प्रकार से होता है, तो समझना है। जो जीवन का जो स्तर होता है इस प्रकार से होता है। सबसे पहले आप लोग इंडिविजुअल को देखते हैं, और इसके बाद जब ये मिल जाता है आपस में, इससे आप लोग देख सकते हैं पॉपुलेशन को, जनसंख्या को, है ना। जब जनसंख्या जब आपस में मिलती है तो उससे एक कम्युनिटी बनती है, एक समुदाय बनता है। और जब कई सारे समुदाय आपस में मिलते हैं तो उससे आपका क्या बनता है? इको सिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र बनता है। और जब पारिस्थितिक तंत्र बनता है तो एक बायोम बनता है। अब बायोम के पश्चात आपका क्या बनता है? बायोस्फीयर या जैव मंडल बनता है। ठीक है ना? जैसे बात किया, आप लोगों को पता है जीव होता है, कोई क्या होता है? जीव होता है। इंडिविजुअल कोई जीव होगा, है ना। और जब जीव आपस में मिल जाएगा तो वो क्या बनेगी? कई सारी उसकी जनसंख्या बनेगी, उसकी जनसंख्या बनेगी। और जब कई सारी जनसंख्या होता है तो एक समुदाय बनता है। क्या बनता है? एक समुदाय बनता है। और जब कई सारे समुदाय आपस में मिल जाते हैं तो उससे क्या बनता है? पारिस्थितिक तंत्र बनता है। क्या बनता है? पारिस्थितिक तंत्र बनता है। और पारिस्थितिक तंत्र बनने के पश्चात एक बायोम का निर्माण होगा। बायोम के निर्माण के बाद बनता है आपका जैव मंडल। क्या बनता है? जैव मंडल बनता है। ठीक है ना? अब यहां सबसे बड़ी बात होती है, जैव मंडल की बात कर रहा मैं, तो याद रखना है जैव मंडल का मीन्स क्या होता है। तो पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा कि जैव मंडल क्या है। जैव मंडल क्या है ना? तो लिख लीजिए। इसको इंग्लिश में आप लोग क्या बोल देते हैं? बायोस्फीयर के बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है ना? अब जैसे आप लोगों को पता है कि इंग्लिश वर्ड में क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर में दो वर्ड छुपे हुए हैं, एक छुपा हुआ है बायो, दूसरा हुआ छुपा हुआ है स्फीयर। बायो मीन्स क्या होता है? तो बायो मीन्स होता है जीवन। क्या होता है? जीवन। और स्फीयर मीन्स क्या होता है? स्फीयर मतलब होता है आपका मंडल। क्या होता है? मंडल। मतलब कि जब मंडलों को आप लोग जीवन के साथ मिला देते हैं, उसे आप लोग क्या बोल देते हैं? उसे आप लोग क्या बोल देते हैं? बायोस्फीयर या जैव मंडल। जैव मंडल को आप लोग किस प्रकार समझ सकते हैं? तो मैंने आप लोग को बताया था कि इन्वायरमेंट के अंदर जो मुख्य रूप से आपके तत्व पाए जाएंगे वह क्या पाएगा? वह किस प्रकार से मंडल पाए जाएंगे? तो आपका पहला हो सकता है स्थल मंडल, दूसरा हो सकता है आपका जल मंडल, और तीसरा हो जाता है वायुमंडल, है ना। तो आप लोग को पता होगा कि यहाँ से आप तीन प्रकार से मंडलों को देख सकते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल।
ठीक है ना। और इन्हीं 3 प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं इसको, जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल। और इन 3 प्रकार के मंडलों से मिलकर ही इकोसिस्टम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? इकोसिस्टम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? इकोसिस्टम का निर्माण होता है, जिससे जब ये संपूर्ण चीजें आपस में मिल जाती हैं, जो आपका कहला जाएगा जैव मंडल कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? जैव मंडल कहला जाएगा। तो जैव मंडल के अंतर्गत क्या शामिल होता है? जीवन और मंडल। तो मंडल कहाँ हो गए? जलमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया और स्थल मंडल हो गया। जब तीनों मंडल आपस में मिल जाते हैं, उससे एक इकोसिस्टम, एक परिस्थिति का निर्माण होता है, और उस परिस्थिति के अंदर जीवन और मंडल दोनों आपस में होते हैं, जिसे आप लोग समान तौर पर क्या बोल देते हैं? जैव मंडल बोल देते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब मैं इसी से जुड़ी हुई दूसरी शब्दावली की बात करूंगा, जिसे मैं बोल सकता हूं समुदाय। क्या बोल सकता हूं? समुदाय या कम्युनिटी। क्या बोल सकता हूं? समुदाय या कम्युनिटी। समुदाय के बारे में आप लोग नेक्स्ट लिख लीजिएगा। तो समुदाय को आप लोग इस प्रकार समझ सकते हैं, समझिएगा, एक निश्चित समय पर एक निर्धारित क्षेत्र के साथ निवास करने वाली, परस्पर अंतः क्रिया करने वाली विभिन्न प्रजातियों का समूह। मतलब कोई एक क्षेत्र है, एक निश्चित क्षेत्र है, वहाँ कोई निवास है, उस निवास के अंतर्गत एक ही समय में, एक निश्चित समय में ही जो भी प्रजातियां एक समूह के रूप में रहेंगी, उसे आप लोग क्या बोल दे देंगे? समुदाय बोल दे देंगे। क्या बोल देंगे? उसे आप लोग क्या बोलेंगे? समुदाय बोलेंगे, ठीक है ना। इसको आपको समझना है, एक निश्चित समय पर एक निर्धारित क्षेत्र में एक साथ निवास करने वाली तथा परस्पर अंतः क्रिया करने वाली विभिन्न प्रजातियों का समूह क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। इस प्रकार से आप लोग समुदाय के बारे में समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट नेक्स्ट शब्दावली की, उसे तो नेक्स्ट जो प्रजाति है वह आपकी की स्टोन प्रजाति। क्या है? की स्टोन प्रजाति। सबसे पहले आपको समझना है कि जो की स्टोन प्रजाति की जो संकल्पना दी है, तो वह रॉबर्ट टी पेन ने 1969 में दिया है ना। अब समझते हैं कि की स्टोन प्रजाति क्या है और की स्टोन प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र या पर्यावरण के अंतर्गत इसकी कितनी महत्व है। ये किन प्रकार की प्रजातियों की बात आप लोग करने वाले हैं, ठीक ना। समझिएगा, ऐसी प्रजाति जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बावजूद, है ना, मतलब ऐसी प्रजाति जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता, मतलब वो प्रचुर मात्रा में ना हो, उसका जैव भार बहुत कम हो, अल्पता हो, इसके बावजूद भी वह समुदाय के अभिलक्षणों पर प्रभावी दर्शाती है। मतलब इसका क्या हुआ कि वह अपनी संख्या में कम होगा, प्रचुर मात्रा में नहीं भी होगी, तब भी वह अपने समुदाय के अंदर अपने आप के प्रभावी तौर पर वो प्रकट करेगा। मतलब कि वह बहुत ही कम संख्या में भी होगा, तब भी वह अपने समुदाय के अंदर अपने प्रभावी अभिलक्षणों को दर्शाता है, ठीक है ना। मतलब ये आपको तो समझ में आया। दूसरी बात याद रखिएगा, जो की स्टोन प्रजाति है, इसके विलुप्त होने पर अन्य प्रजातियां भी क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। विलुप्त हो जाती हैं, ठीक। और तीसरी बात आपकी इसकी ये याद रखना है कि जो की स्टोन प्रजाति है वह जैव विविधता की समृद्धि को दर्शाती है। मतलब अब इसका समझना यह है कि की स्टोन प्रजाति किस प्रकार की प्रजातियां हैं। तो की स्टोन प्रजाति एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजाति कहलाएगी, सबसे पहले आपको यह समझना है। दूसरी बात, ये जो प्रजातियां होती हैं, ये किसी समुदाय में थोड़े से मात्रा में भी रहकर, थोड़ी सी जनसंख्या में भी रहकर
पूरे समुदाय को प्रभावित कर सकती हैं। ठीक है ना। दूसरी बात, आपको साफ साफ ही लिखा हुआ है कि जो कीस्टोन प्रजाति है, इनके विलुप्त हो जाने से अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो सकती हैं, है ना। मतलब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट प्रजातियां हैं, इनका महत्व तो बहुत ही ज्यादा समुदाय के अंतर्गत है। और तीसरी बात करूंगा मैं, कीस्टोन प्रजाति की जैव विविधता की समृद्धि को दर्शाता है, जैव विविधता की समृद्धि को दर्शाता है। स्वाभाविक रूप से जो इतनी महत्वपूर्ण प्रजाति होगी तो जैव विविधता की समृद्धि को भी दर्शाएगा। इस प्रकार की प्रजातियां हमारे समुदाय में होना चाहिए था, हमारे समुदाय में होना चाहिए था। ठीक है ना। इस प्रकार से प्रजातियां हमारे समुदाय में होना चाहिए था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करता हूं कि जब आप लोग खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल पढ़ रहे थे, इस खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में एक छोटा सा आपका टिड्डा भी भागीदारी था। यदि जो टिड्डे की प्रजाति यदि समाप्त हो जाएगी, टिड्डे की प्रजाति या कीट पतंगों की प्रजाति यदि समाप्त हो जाएगी, तो आपको पता है इसके भक्षण करने वाले जीव भी समाप्त हो सकते हैं। ये फिर ऐसे बहुत से, मधुमक्खी की बात करता हूँ, मधुमक्खी भी एक छोट में और जनसंख्या में मतलब बोले जाए तो कम हो सकती है, लेकिन इसके विलुप्ति के कारण से भी जो परागण जैसी जो संभावनाएं होती हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी, तो पेड़ पौधों की प्रजाति की संभावना हो सकती है। तो इस प्रकार से आपकी महत्वपूर्ण, तो समझ में मेरे हिसाब से आप लोग को आ गया होगा कि कीस्टोन प्रजाति क्या होती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजाति है ना। ये इसी कारण से ही जैव विविधता में क्या होता है, समृद्धि होती है। यदि कीस्टोन प्रजाति समाप्त होगी तो अन्य प्रजातियां भी समाप्त हो जाएंगी। ठीक है ना। नेक्स्ट शब्दावली की बात करने वाले हैं आप लोग, वह शब्दावली होगी आपकी सूचक प्रजातियां। क्या हो जाएंगी? सूचक प्रजातियां क्या होती हैं समझिएगा। सबसे पहले ऐसी प्रजाति जो जलवायु एवं पर्यावरण परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, जिन्हें सूचक प्रजातियां कहते हैं। तो याद रखना है, ऐसी प्रजाति जो जलवायु एवं पर्यावरण परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, जिसे आप लोग सूचक प्रजातियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूचक प्रजातियां बोलते हैं, जिनके कारण से हमें मौसम के बारे में, जलवायु के बारे में, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में अपन को मैसेज प्राप्त हो जाता है, या फिर इसकी जो भी आपकी परिवर्तन है इसके बारे में हमें पता चलता है। एग्जाम्पल के तौर पर इन प्रजातियों के बारे में देखेंगे तो वह है आपका लाइकेन। क्या है? लाइकेन, कोरल इत्यादि। अब समझिएगा, लाइकेन का जो उपयोग होता है वह वायु प्रदूषण के सूचकांक के रूप में करते हैं, और कोरल का जो उपयोग होता है इसका उपयोग आप लोग तापमान परिवर्तन में करते हैं। तो ये कहलाती हैं सूचक प्रजातियां। क्या कहलाती हैं? सूचक प्रजातियां। अब मैं जो नेक्स्ट शब्दावली की बात करने वाला हूं वह है आपका फाउंडेशन प्रजातियां। क्या है? फाउंडेशन प्रजातियां। तो क्या होती है फाउंडेशन प्रजातियां? तो सबसे पहले आप लोग समझ लेना है, ऐसी प्रजाति जो अन्य प्रजातियों के निर्माण का आधार होती हैं, आधार तैयार करती हैं। तो लिख लीजिएगा, ऐसी प्रजाति जो अन्य प्रजाति के निर्माण का आधार तैयार करती है।
याद रखना है, ऐसी प्रजाति जो अन्य प्रजाति के निर्माण का आधार तैयार करती है, इसे आप लोग क्या बोल देते हैं, फाउंडेशन प्रजाति बोल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान सकते हैं कोरल। क्या मान सकते हैं, कोरल, ठीक है ना। कोरल क्या है तो आप लोग को पता है, सिलेंट्रेटा वर्ग का एक जीव है जो समुद्र में पाया जाता है। तापमान की वृद्धि के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है और कोरल भित्ति या प्रवाल भित्ति का निर्माण करती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित आपकी प्रमुख शब्दावलियां थी, इनके बारे में आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा आप लोग से एक कुछ टॉपिक और है उसको भी मैं कवर कर देता हूं। इसके बाद लगभग आपकी यहाँ से इकोसिस्टम की जो बात है वो समाप्त हो जाएगी। आप लोगों को पता है, जो पारिस्थितिक तंत्र की बात करूंगा मैं, जब मैं पारिस्थितिक तंत्र की बात करूंगा तो जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वह मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं वह कितने प्रकार से होते हैं, दो प्रकार से। एक जो होगा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा और दूसरा जो होगा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होगा। और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जो होती है दो प्रकार से होता है, एक होता है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा होता है जलीय पारिस्थितिक तंत्र, है ना। अब मैं स्थल के अंतर्गत बात करूंगा तो स्थल के अंतर्गत आप लोग को क्या क्या मिलेगा, घास का पारिस्थितिक तंत्र मिलेगा, है ना, वन पारिस्थितिक तंत्र मिलेगा। ये सब किसके अंतर्गत मिलेंगे, स्थलीय के अंतर्गत मिलेंगे। जब मैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करूंगा तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आपको क्या मिलेगा, तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आपको झील पारिस्थितिक तंत्र मिलेगा, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र मिलेगा और समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र मिलेगा, ठीक है ना। अब आपको यहाँ से एक बात और महत्वपूर्ण याद रखना है कि सबसे बड़ा और सबसे जटिल पारिस्थितिक तंत्र कहाँ पाया जाता है, तो सबसे बड़ा सबसे जटिल एवं सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वह होता है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। क्या होता है, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। इस बात को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे अधिक जैव विविधता वाला या फिर सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा प्रजाति वाला जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो कौन सा होता है, तो वह होता है आपका क्या होता है आपका समुद्री पारिस्थितिक तंत्र होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा बात को याद रखना है, यहाँ पास मैं थोड़ा सा जलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करूंगा तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में कुछ आपके वर्ड्स को याद रखना जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र की जब बात करेंगे, जैसे XYZ आपने माना कि ये क्या है, कोई झील है, क्या है, कोई आपकी क्या मिलेगी, ये झील है, ठीक है ना। तो इसमें जो आपके जो जीव पाए जाते हैं वो अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं, या फिर जो इसकी जो संरचना है इसको आप लोग अलग अलग प्रकार से मान सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये जो इसका निचली सतह पर पाई जाती है, जो इसके निचली सतह पर जो पाए जाते हैं, इन जीवों को आप लोग क्या बोलते हैं, इन जीवों को आप लोग बोलते हैं बेंटिक। क्या बोलते हैं, बेंटिक। इन जीवों को समानतः दिखाई नहीं देता है, इनको समानतः दिखाई नहीं देता, क्यों, क्योंकि यहाँ तक सूर्य का प्रकाश कभी पहुंचता ही नहीं है, जिसके कारण इन्हें किसी प्रकार से दृश्य से कोई भी संबंध नहीं होता है। दूसरी जो आपको प्रजाति मिलेगी यह जल के ऊपरी स्तर पर होती है, जिसको आप लोग बोलते हैं प्लैंकटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लैंकटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लैंकटन बोलते हैं। और जो प्लैंकटन जीव होते हैं यह समानतः स्वतः तैरते रहते हैं। क्या होते हैं, स्वतः तैरते रहते हैं। यहाँ तक इन जीवों में सूर्य का प्रकाश पहुंचता रहता है, ठीक है ना। और जो आपकी तीसरे जो मिलेगा, नेक्टन मिलेगा। क्या मिलेगा, नेक्टन मिलेगा। ये जो जल प्रवाह के विपरीत में होते हैं, जैसे कि जो मछली वगैरह होती हैं ये आपके नेक्टन के अंतर्गत आती हैं, यह जल प्रवाह के विपरीत होती हैं। तो इन बात को याद रखना, ये तीन वर्ड को याद रखना है,
इलेक्ट्रॉन कौन है, जो जल के ऊपरी सतह पर होते हैं जहां सूर्य के प्रकाश पहुंचते हैं। दूसरा बेंटिक कौन है, जिन्हें कोई मतलब जो समुद्र की सबसे निचली, जल की सबसे निचली सतह पर पाई जाती हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, उसे आप लोग क्या बोलते हैं, बेंटिक बोलते हैं। इन्हें समानता दिखाई नहीं देता है। और तीसरा जो होता है नेक्टॉन, जो कि आपके जल के विपरीत दिशा पर तैरती रहती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मछली मान सकते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से आज की क्लास में आप लोगों ने कुछ पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित आप लोगों ने शब्दावली के बारे में डिस्कस किया है ना, इनके कॉन्सेप्टों को जाना है। ठीक, यदि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो हमें एनर्जी मिलती है आप लोग से एनर्जी मिलती है। हम लोग का जो मनोबल है वो आप लोग की जो रिस्पांस है उसके अकॉर्डिंग ही मिलती है। यदि किसी प्रकार से आपको डाउट हो रहा, आप कमेंट करिए, हमसे लगातार आप जुड़े रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है ना। और किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।